हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2500 फादर आई एम अ फायर डीमन। एक झंगी की तलवार ऐसे निकली जैसे तरबूज काटा जा रहा हो। एंटीमैटर एक विशाल स्वॉर्ड कर्टन में बदल गया और भागते हुए रैन यूतिया की तरफ सीधा कटता चला गया। वो तलवार इतनी तेज थी कि उसे तेज कहना भी कम होगा। असल में ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही रैन यूतिया के भागने का रास्ता पता हो और वो वहीं इंतजार कर रही हो कि वो आकर खुद उससे टकरा जाए। जिस पल वो तलवार चली, आग की लपटों में घिरे रैन यूतिया को अचानक बेहद जबरदस्त डर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी नेचुरल एनिमी से हो गया हो और उसका कोर तक ठंडा पड़ने लगा हो। तलवार इतनी तेज थी कि उसके विशाल शरीर को डॉज करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। जब तक वो कुछ समझ पाता, उसकी देह सीधे उस वार से टकरा चुकी थी। तलवार इतनी धारदार थी कि कोई आवाज तक नहीं आई, लेकिन हजारों मीटर ऊंची उसकी विशाल परछाई, जिसकी पीठ पर 10 जलते हुए फायरी क्राउन्स थे, तेज हवा में एक एक करके बुझने लगे। उसका ज्यादातर शरीर एक विशाल पहाड़ जैसा था, जो हवा में ही टूटकर नीचे मैग्मा के समंदर में जा गिरा और हजारों मीटर ऊंची लावा की लहरें उठ गई। क्या क्या मैं मरने वाला हूं? नहीं, मैं झुरोंग क्लैन का फायरी ओवरलॉर्ड हूं। नया युग आने वाला है और मुझे अपने लोगों को इस नए युग के गॉड्स ब्लेस्ड बनाकर आगे ले जाना चाहिए। मैं यहां मर नहीं सकता। उसने बगावती नजर से ऊपर देखा और बिना निशाना लगाए आग की बारिश उगलने लगा, जैसे हर चीज को राख में बदल देना चाहता हो। लेकिन उसी पल ड्रीमर की मेन गन्स दूसरी सैल्वो तक पहुंच चुकी थी। रैपिड फायर। तीनों जहाजों ने मिलकर लगातार फायर शुरू कर दी। मेन गन से निकलती रोशनी की बीम्स रैन यूतिया के ऊपरी शरीर पर दिल की धड़कनों जैसी टप 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 की आवाज के साथ लगती रहीं। चलो ईथर में वापस भेजते हैं, झंगी ने शांति से कहा। तलवार के एक तेज वार के साथ रैन यूतिया की हर हरकत पहले ही भांप ली गई, चाहे हमला हो या भागने की कोशिश। इस तरह के प्योरली फिजिकल एबिलिटी यूजर के सामने झंगी को पूरी तरह क्रशिंग एडवांटेज हासिल था। दाहिने हाथ में एटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट पकड़े हुए उसने डार्क रियल्म फ्लो का इस्तेमाल करके दुश्मन की डिफेंसेस तोड़ी और उसकी एनर्जी निगलता चला गया। बाएं हाथ से उसने डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसोसिएशन छोड़ी, एक ऐसा अचानक वार जिससे बचाव नामुमकिन था। झंगी ने मेन फोर्स बनकर रैन यूतिया की मूवमेंट्स को जकड़ लिया और इसी वजह से लू केरन को स्नीक अटैक का बेहतरीन मौका मिल गया। मेन गन्स की लगातार गड़गड़ाहट रैन यूतिया को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। ग्राह। रैन यूतिया की दहाड़ आसमान और जमीन में गूंज गई, लेकिन उसका गुस्सा पहले से तय नतीजे को नहीं बदल सका। डायमेंशनल स्ट्रिंग सोल्यूशन आखिरी बार कन्वर्ज हुई और पहले से कटे हुए सारे विशाल ब्लॉक्स एक ही पल में अपना बैलेंस खो बैठे। 1000 मीटर ऊंचा वो दैत्य आखिरकार बिना आवाज के ढह गया, जैसे किसी पिघले हुए पहाड़ की जड़ें उखड़ गई हों और वो सीने से बाहर की तरफ हर दिशा में बिखर गया हो। फिर जोरदार धमाका हुआ। आग का समंदर सैकड़ों लाल लहरों के साथ उफन पड़ा, लेकिन एनर्जी कैनन्स ने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया। वो लहरें धरती के कोर में गूंजती हुई मफल्ड थंडर बनकर एक के बाद एक फटती चली गई। धूल, आग और रोशनी सब एक साथ गायब हो गए। पिघली हुई नदी के ऊपर हवा में तैरता हुआ सिर्फ झंग ही खड़ा था। उसकी हथेली में एक डार्क गोल्डन क्रिस्टल शांत पड़ा हुआ था। नाइट रैंक का ओरिजिन। पहले सिर्फ झेंग लो जैसे एक नाइट लेवल वॉरियर को हराने के लिए उसे पूरे देश के रिसोर्सेज झोंकने पड़ते थे, जटिल योजनाएं बनानी पड़ती थी और हर तरफ से मदद मांगनी पड़ती थी। लेकिन अब
वो उस समय से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने एनर्जी क्रिस्टल को संभाल कर रख लिया। तभी अचानक उसके कानों में लिंग की आवाज गूंजी। ये पहली बार था जब लिंग ने खुद पहल करके उससे बात की थी। झंगी, क्या तुम वो एनर्जी कोर मुझे दे सकते हो? नहीं, झंग यी ने बिना सोचे मना कर दिया। मजाक कर रही है क्या? ये चीज उसके लिए बेहद काम की थी। क्या वो कोई अमीर दानवीर समझ रखा है? मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। इस बारे में बाद में बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। झंग यी हंसते हुए लिंग को टाल गया। लिंग बातचीत में अच्छी नहीं थी, इसलिए वो चुप हो गई। झंग यी ने पलटकर सबकी तरफ देखा। इस वक्त तियनहाई टीम का हर एक मेंबर एक्साइटमेंट से कांप रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी एलियन रेस को, जिसके पास नाइट लेवल पावर हाउस था, पूरी तरह अपने दम पर कुचल दिया था। अब वो वही बेबसा छोटा सा ग्रुप नहीं रहे थे जिनके घर वुलुयन एम्पायर ने मनमर्जी से तबाह कर दिए थे और जिन्हें दूर दराज भागने पर मजबूर होना पड़ा था। पुराने नियम वही रहेंगे। सब कुछ समेट लो, आगे हमें एक और बड़ी लड़ाई लड़नी है। शैडो ट्रूप्स ने धीरे धीरे गर्म सांस छोड़ी। बैली चेंकिंग ने हथौड़े को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। डेंग शेंटोंग की तलवार हल्की सी कांप उठी। लू दहाई सायों से बाहर आया। एक्साइओ होंगलियन की आग उसकी हथेली में सिमटकर एक बिंदु बन गई। झंग यी ने नजरें उठाई और अंडरग्राउंड की और गहराई में देखा। उसे पता था कि झुरोंग किंगडम की फायरी प्रिजन के बाकी 2 ओवरलॉर्ड्स रास्ते में थे। कॉम्बस्टिबल, फ्लीट, बैटल के लिए तैयार रहो। मेरे आदेश पर हमला। हां भाई। झंग यी फिर से आसमान में खड़ा हो गया, जैसे पिघली हुई नदी के ऊपर अटका हुआ एक काला ब्लेड हो। मैग्मा के बैटलफील्ड की गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत हो गई और नीचे सिर्फ आग की सांस जैसी हल्की हलचल बची। सोर्स वापस लो, लूट की गिनती करो, घायलों को इलाज के लिए भेजो और बाकी फील्ड क्लियर करो। झंग यी के सिर्फ एक आदेश पर तियनहाई आर्मी कॉर्प्स हरकत में आ गया, बिल्कुल साइलेंट गेयर्स की तरह। मैकेनिकल लीजन ने काले जाल जैसी ग्रिड फैलाई। टूटे हुए लावा के टुकड़े और बिशप के बचे हुए प्रिमोर्डियल फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करने लगे। यहां तक कि उनकी लाशें भी बेकार नहीं गई। उन्हें रिसर्च वैल्यू वाला मानकर झू केयर के लिए इकट्ठा किया गया ताकि वो उन्हें काटकर स्टडी कर सके। शैडो स्क्वाड ने झुरों की बची खुची ताकतों को साफ कर दिया, जो अब भी संघर्ष कर रहे थे। स्काईजी फोर्ट्रेस डोम के नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे चलता फिरता शहर हो। जहां से उसका लाइट शील्ड गुजरता, वहां उफनती धाराएं शांत हो जाती और लपटे पीछे हट जाती। फायर डीमन, रास्ता दिखाओ। अब खुद को साबित करने का मौका है। झंग यी ने दूर खड़े कुत्ते जैसे झुरोंग जासूस हुओ गुई की तरफ देखा। फायर गोस्ट तुरंत झुककर आगे आया, पूरी तरह दबे हुए अंदाज में। मालिक, लावा रिवर तो बस बाहरी इलाका है। यहां से 700 मील आगे रिज पार करने पर मोल्टन जोन की दूसरी परत है और उससे 2000 मील नीचे सिटी ऑफ फ्लेम प्रिजन्स है, झुरोंग किंगडम का असली दिल। उसने उंगली बढ़ाकर अस्थायी रूप से खुले रॉक मैप पर कई जगह दिखाई। आउटपोस्ट, एनर्जी स्टोरेज वेल, आर्मोकास्टिंग नेस्ट, लीजन वेयरहाउस। मुझे हर एक की लोकेशन पता है और यह भी पता है कि वो कहां छुपे होते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया। जल्दी रास्ता दिखाओ। जंग में ताकतवर एक एक करके गिरते गए और झुरोंग क्लैन के बचे हुए लोगों में अब विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। सारी जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज खास टेक्नोलॉजी से इकट्ठा की जाती थी, जो गर्मी को एक स्पेशल रेड रॉक में सील कर देती थी। तियनहाई टीम ने बिना हिचकिचाए सब कुछ एक ही बार में समेट लिया। कुछ झुरोंग सदस्य लावा ओशन के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायर डीमंस ने ही उन्हें खोदकर बाहर निकाल लिया। झुरोंग क्लैन के आसमान में मातमी चीखें गूंज उठीं। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जिन्होंने अपना देश तबाह होते देखा हो, उनके दिल लोहे जैसे सख्त हो चुके थे।
फायर डीमन टीम को 3 पेट्रोल लाइंस, 2 एनर्जी स्टोरेज वेल्स और 1 ले लाइन कम्युनिकेशन कॉरिडोर के आसपास से ले गया। उसे हर रास्ता ऐसे याद था जैसे हथेली की लकीरें। उसे ठीक ठीक पता था कि फ्लेम डिटेक्शन से बचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है और किस चट्टान के साथ लगकर चलना है ताकि दिखे नहीं। एक लंबी और संकरी गुफा से गुजरने के बाद अचानक नजारा खुल गया और सामने ज़हू रॉन्कलैंड का शरण स्थल दिखाई दिया। ये कमीने नीच लोग सोचते हैं छुप जाएंगे। क्या सच में इन्हें लगता है कि मैं इन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? फायर डीमन ने ठंडी हंसी हंसी और टीम को सीधे अंदर ले गया। चैप्टर 2101 फादर, आई एम अ फायर डीमन 2। शरण स्थल की भीड़ के एक कोने से धंसी हुई आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसके शरीर पर पिघली हुई रेत से बनी एक चादर लिपटी हुई थी, जल्दी जल्दी आगे आया। परदेशी प्रभु को प्रणाम। हम सब कानून मानने वाले लोग हैं। उस बूढ़े की आंखों में डर था, थकान थी और साथ ही एक हल्की सी जानी पहचानी झलक भी थी। जैसे ही फायर गोस्ट ने उस बूढ़े आदमी को देखा, वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, पिता, मैं फायर गोस्ट हूं। बूढ़े की नजर फायर डीमन के चेहरे पर कुछ पल ठहरी रही, फिर अचानक उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे राख के भीतर से चिंगारी फूट पड़ी हो। फायर डीमन? बूढ़े की आवाज भारी और कांपती हुई थी, लेकिन उसमें उत्साह था। तुम फायर डीमन हो? मुझे तो लगा था तुम किसी और जाति के हो। यह साधारण सा वाक्य फायर डीमन के दिल में उबलते पत्थर की तरह गिरा। पिता, फायर डीमन हंसते हुए बोला, मैं तो बहुत पहले ही दूसरी जाति का हो चुका हूं। बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और तब उसे पूरी तरह समझ आया कि उसके बेटे ने क्या कर दिया है। परदेशी जातियां अच्छी होती हैं, वे हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करती है। झंगी काफी समझदार था। उसने उस बूढ़े को बचा लिया और उसके जेनेटिक सैंपल्स के अध्ययन के लिए साथ ले गया। लेकिन फायर डीमन ने बाकी लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने एक ही सांस में आग उगलकर वहां के नेता को मार डाला। उसकी वफादारी सच में छू लेने वाली थी। सफाई का अभियान बिना किसी रुकावट के चलता रहा। यहां इतनी गर्मी है कि अंडा तल जाए। फैटिक्शू ने चैनल में बड़बड़ाया, मेरी आर्मोद तोन तो सीधी गरम तवे जैसी हो गई है। चुप रह, अंकल यू हंसते हुए बोला, अगर सच में तेपनिया की ग्रिल बनना है तो पहले खुद को ही सेंकना पड़ेगा। झू के ने ऊपर गहराई की ओर देखा और धीमे से कहा, एक अलग ही दुनिया है। यहां लावा को पानी समझते हैं और आग को हवा। झंगी ने तुरंत हामी भरी, बस बाद में इन्हें पीटते समय नरमी मत दिखाना। सफाई पूरी होने के बाद सेना इकट्ठा हुई और तेजी से लावा के समंदर से नीचे उतरने लगी। चारों ओर आग के बवंडर लावा की परतों के बीच घूम रहे थे। यह किसी नदी जैसा नहीं था, क्योंकि मैग्मा की परतों के बीच चट्टानों की परतें थी, जिससे 3 आयामी जगह में जमीन बेहद जटिल बन गई थी। खुशकिस्मती से फायर गोस्ट जैसा भरोसेमंद मार्गदर्शक साथ था, इसलिए झंगी और उसकी टीम सुरक्षित रूप से दूसरे क्षेत्र तक पहुंच गई। रास्ते में झंगी को कहीं से भी बड़े रीइंफोर्समेंट्स आते नहीं दिखे। शायद उन्हें पता चल चुका था कि लावा नदी की बाहरी परत गिर चुकी है, इसलिए उन्होंने शहर में ही मोर्चा संभाल लिया था। आग का समंदर धरती के दिल में उल्टी हुई लाल छतरी जैसा लग रहा था। गुंबद से पिघले हुए दीपक लटक रहे थे और उनके नीचे सैकड़ों मील में फैला पत्थरों का शहर था। सिटी ऑफ फ्लेम प्रिजन। शहर की दीवार असल में दीवार नहीं थी, बल्कि धरती की नसों से उभरी मोटी आर्मोर प्लेट थी। उस आर्मोर की पीठ पर पिघली हुई रेत जमी थी, जिसमें जगह जगह आग के भाले गड़े हुए थे, जिनके सिरे तेज रोशनी से चमक रहे थे। शहर के अंदर मोल्टन टावर्स खड़े थे, जो खड़ी आग की नलियों जैसे दिखते थे और हर दिशा में गर्मी फैला रहे थे। शहर के सामने के मैदान में लावा की धाराओं ने गहरी खाइयां काट रखी थी। उन खाइयों के बीच ज़हू रॉन्ग की सेना सजी हुई थी। भाले, विशाल ढाले, फ्लेम थ्रोअर्स
और मोल्टन क्रॉसबो प्लेटफॉर्म्स। गर्म हवा की लहरें उठ रही थी और झंडे आग की तरह चमक रहे थे। देखने में ये किसी आदिम कबीले जैसा लगता था, लेकिन लावा की थर्मल एनर्जी का उनका इस्तेमाल काफी दिलचस्प था। इसमें तकनीक की हल्की सी झलक थी, जैसे किसी पुराने जमाने के फ्यूडल ढांचे में विज्ञान घुला हुआ हो। वे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हवा में मारकाट की गंध भरी थी और हर जू रोंग योद्धा ऐसा लग रहा था जैसे मरने को तैयार हो। वे जमीन के लोगों की सेना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन झंग यी ने सबको अपने स्पेशल एबिलिटी में छुपा लिया और अकेले ही बिना पकड़े गए आगे बढ़ाया। सामने पूरी तरह सजी हुई सेना को देखकर झंग यी समझ गया कि यान वायु सिटी को तोड़ना मोल्टन रिवर पर हमला करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उनके पास सरप्राइज अटैक का फायदा था और लावा रिवर एक बाहरी इलाका था जिसकी सैन्य ताकत फायरी प्रिजन सिटी से कम थी। फायर गोस्ट ने धीमी आवाज में कहा, फ्लेम प्रिजन सिटी के फायर एनवॉय ने पूरे शहर में 3 बार घंटी बजवाई है। यह फॉर्मेशन सी रिपेलिंग फॉर्मेशन है, जो खास तौर पर मोल्टन सी की दिशा से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई ले लाइंस के पीछे से चुपके से आ जाएगा। फ्लेम प्रिजन सिटी की सैन्य ताकत मोल्टन रिवर से कई गुना ज्यादा है। सीधा हमला आसान नहीं होगा मालिक, आपको सावधान रहना होगा। झंग यी ने अपने वफादार गुलाम को देखा और उसका दिल सच में भर आया। फायर डीमन, तुम सच में मेरे अच्छे सेवक हो। तुम्हारा मालिक तुमसे पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? फायर डीमन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं मरने को भी तैयार हूं। उसका दिमाग पूरी तरह नियंत्रित हो चुका था। अब वो यांग जिंगसिन के आदेशों का पालन करता था और झंग यी के हर आदेश के आगे बिना शर्त झुकता था। झंग यी ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, दुश्मन को हराने के लिए मुझे तुमसे एक चीज उधार चाहिए। क्या चाहिए मालिक? तुम्हारा सिर। फ्लेम प्रिजन सिटी की चोटी पर एक ऊंची आकृति आग के टावर पर खड़ी थी। उसके शरीर पर पिघले हुए आर्मोर की कई परतें थी। उसके पीछे आग का मुकुट नहीं था, बल्कि जलते हुए पंखों जैसी एक जोड़ी थी। वो सिर्फ सजावट नहीं थी, वो उसकी ताकत का हिस्सा थी। हर बार जब फायर विंग्स फैलते और सिमटते, पूरे शहर का तापमान उसी के साथ बदल जाता। उसके चारों ओर जू रोंग क्लैन के योद्धाओं की घनी भीड़ खड़ी थी। वो फ्लेम प्रिजन सिटी का संरक्षक था, फ्लेम प्रिजन ओवरलॉर्ड कैंग ह्यूलियू। इस वक्त जलते हुए टावर पर खड़ा कैंग ह्यूलियू गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने पहले लावा रिवर की मदद के लिए एक बड़ी सेना भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, सूचना देने वाली घंटी अचानक टूट गई। ये उनका खास कम्युनिकेशन तरीका था। आखिर अंडरग्राउंड दुनिया में साधारण इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स काम नहीं करते। वो हॉर्न किसी बीकॉन टावर जैसा था और झुरोंग किंगडम के तीनों बड़े क्षेत्रों में ऐसा एक एक था। अगर हालात बेहद गंभीर हो तो वही अलार्म बजता था। घंटी का टूटना इस बात का संकेत था कि वो इलाका पूरी तरह गिर चुका है। इसी से उन्होंने तय किया कि लावा रिवर अब बचाया नहीं जा सकता। कैंग ह्यूलियू को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। जमीन पर रहने वाले लोग धरती के कोर में कैसे फल फूल सकते हैं और मोल्टन रिवर पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना कैसे बंद कर सकता है? क्या सच में जमीन के लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे लावा रिवर क्षेत्र को तबाह कर दें? कैंग ह्यूलियू को यह बात नामुमकिन लग रही थी और वो इसे मानने को तैयार नहीं था। अगर यह सच हुआ तो यह बेहद डरावना होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्होंने किसी ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोल्टन लावा। वो बुदबुदाया और हाथ उठाकर फायर टावर की वेन स्टोन पर रखा। एक बार फिर उस जानी पहचानी आग की समुद्र से संपर्क करने की कोशिश की। उसकी उंगलियों से निकलने वाली आग की धड़कनें बिखरी हुई और कमजोर थी, जैसे किसी ने उसका खून खींच लिया हो और सिर्फ एक खोखला खोल बचा हो।
वो अंदर से बुरी तरह बेचैन हो गया। उसके अधीनस्थ ज़हू रोंग योद्धा आगे आए और बोले, मालिक, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ज़हू रोंग क्लैन के पास लावा सी जैसा प्राकृतिक किला है जो किसी और जाति के पास नहीं है। शायद लावा रिवर में बस कोई हादसा हुआ होगा जिस वजह से घंटी टूट गई। आसपास के सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहें तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जमीन के इंसान इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। यहां तक कि उनके लिए भी अगर वे यहां से निकले तो बिना मार्गदर्शक के वापस रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे 3 आयामी जगह में दर्जनों परतों में बंटी एक घुमावदार नदी में किसी सीप को छुपा दिया जाए। इतनी विशाल नदी में सबसे अनुभवी मछुआरे के लिए भी उसे ठीक ठीक ढूंढ पाना बेहद कठिन होता। अध्याय 2502 फादर, आई एम अ फायर डीमन 3। कैंग ह्यूलियो ने अपने अधीनस्थ की बातें सुनी तो उसके विचार थोड़े शांत हुए, लेकिन वो अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ था। उसने गंभीर स्वर में कहा कि अराजकता आ चुकी है और नई युग की एंजल्स के लिए प्राचीन जातियां आपस में लड़ेंगी और एक दूसरे को मारेंगी। इसलिए हमें हर काम में बेहद सावधान रहना होगा। फ्लेम प्रिजन सिटी बहुत विशाल था। उसके बीच से एक मैग्मा रिवर बहती थी जिसमें तरह तरह के मैग्मा जीव रहते थे। इस समय यान्यू सिटी में कड़ी सुरक्षा थी, पूरी तैयारी थी और उसकी युद्ध शक्ति भी बेहद मजबूत थी। इसी वजह से कैंग ह्यूलियो का मन थोड़ा हल्का हुआ। अचानक लावा रिवर की दिशा से एक आकृति गिरती हुई आई जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन झुरोंग क्लैन की खास आग जैसी आभा देखकर सब समझ गए कि ये उनका ही कोई व्यक्ति है। किसी ने कहा कि क्या ये लावा रिवर की तरफ से आया है, तो किसी ने सतर्क होकर कहा कि सावधान रहो, इसे पकड़ो और अच्छी तरह पूछताछ करो। लेकिन थोड़ी ही देर में किसी ने उसे पहचान लिया और कहा कि रुको, ये तो फायर डीमन है। फायर डीमन ज़हू रोंग क्लैन का सदस्य था। शीर्ष 10 युवा प्रतिभाओं में से एक और फ्लेम प्रिजन के 3 ओवरलॉर्ड्स का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। उसे देखकर किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। आखिर कौन ये सोचेगा कि किसी समूह का उत्तराधिकारी गद्दारी करेगा। फायर डीमन फ्लेम सिटी के बाहर पहुंचा। उसका पूरा शरीर खून से सना था और उसकी आभा पूरी तरह बिखरी हुई थी। पास आते ही वो भर्राई आवाज में गरजा कि लॉर्ड एजरफायर, जमीन पर रहने वाले ह्यूमंस ने बड़ा हमला कर दिया है और लावा रिवर गिरने ही वाला है। कृपया तुरंत सेनाएं भेजकर हमारी मदद करें। शहर की दीवार पर खड़े झुरोंग क्लैन के सभी योद्धा उसकी बातें सुनकर बुरी तरह कांप गए। किसी ने कहा कि जमीन के ह्यूमंस इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन है। हमने पहले जांच की थी और उन्हें तो 5वीं पीढ़ी के लिजर्डमैन ने आसानी से हरा दिया था। दूसरे ने कहा कि वे लिजर्डमैन भी कोई बहुत ताकतवर नहीं थे और जमीन के लोग तो बेहद कमजोर हैं। फिर वे लावा रिवर इलाके की सेना को कैसे हरा सकते हैं? फायर डीमन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और किसी ने उसे नहीं रोका। उसे सीधे एजियो फायर फ्लो के पास जाने दिया गया। वो सीधे उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और घिसटते हुए आगे बढ़ा। उसने विनती करते हुए कहा कि एजरफायर लॉर्ड, कृपया जितनी जल्दी हो सके लावा रिवर को बचाने के लिए सेनाएं भेजिए, वरना लावा रिवर सच में खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज तीखी थी, उसमें बेचैनी भरी सिसकियां थी और उसका हाव भाव आसपास खड़े सभी लोगों को छू गया। कैंग ह्यूलियो ने आंखें संकरी करते हुए पूछा कि फायर डीमन, वहां लावा रिवर में असल में हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। फायर डीमन ने सिर उठाया और कहा कि आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। उसका चेहरा दुख और घबराहट से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना चमकी। उसने कहा कि जमीन के लोगों का हमला बहुत बड़ा है और उनकी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसे जमीन पर टोही के लिए एक एलीट फोर्स का नेतृत्व करने का आदेश मिला था। उन्होंने ह्यूमंस के कई शहर नष्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद उन्हें खदेड़ा गया। शहर की दीवार पर खड़े कई जनरल तुरंत उसके चारों ओर आ गए और पूछने लगे कि लावा रिवर के लॉर्ड रैन यूतिया कहाँ है।
सींग की आवाज क्यों नहीं आ रही, और आखिर हुआ क्या है? फायर डीमन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि लॉर्ड रैन यूतिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे ये मौका दिया ताकि मैं यहां आकर संदेश दे सकूं। मेरे लॉर्ड, आपको जरूर सेनाएं भेजनी होंगी। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो लॉर्ड रैन यूतिया शायद युद्ध में मारे जा चुके होते। चारों तरफ मौत सी खामोशी छा गई। फायर टावर की आग जैसे गला दब जाने से थमसी गई और उसकी धड़कन भी पल भर को धीमी हो गई। कैंग ह्यूलियो की मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। उसकी हथेली की आग बाहर फूटी और फिर वापस समा गई। उसने कठोर स्वर में कहा कि तुम क्या कह रहे हो? फायर डीमन ने सिर झुकाकर कहा कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लॉर्ड रैन यूतिया आखिरी सांस तक लड़े। मोल्टन सी का हार्ट लैंप बुझ गया और मोल्टन रिवर लीजन में 10 में से 1 से भी कम लोग बचे। ये सुनकर किसी योद्धा ने गुस्से में गरजते हुए कहा कि ये बकवास है, और उसने अपने आग के पंख फैला दिए। हवा और लपटों ने उसके पैरों के नीचे चट्टानों में गहरी लकीरें बना दी। उसने दहाड़कर पूछा कि आखिर कौन है जो हमारे संसार के केंद्र में फायरी हेल के ओवरलॉर्ड का मुकाबला कर सकता है? मुझे बताओ। वे यही पैदा हुए और यही पले बढ़े थे। अगर वे पृथ्वी के केंद्र से बाहर जाते तो उनकी युद्ध शक्ति बहुत घट जाती, लेकिन यहां वे स्वर्ग और धरती के लाडले थे और उनकी ताकत और भी ज्यादा थी। फिर वे जमीन के लोगों से कैसे हार सकते थे? फायर डीमन ने आंखें उठाईं। उनमें जटिल सी चमक थी। उसने कहा कि जमीन के लोग वे कमजोर नहीं है जैसा हम सोचते थे। उनके शक्तिशाली लोग देवताओं जितने ताकतवर हैं। कैंग ह्यूलियो की आंखों में पल भर के लिए हैरानी चमकी, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और दिल के झटके को दबाते हुए कहा कि जो कुछ तुमने देखा है सब बताओ। फायर डीमन ने सिर हिलाया, आधा कदम और घिसटते हुए एज़्योर फायर फ्लो के पैरों के पास आ गया और बोला कि मेरी बात सुनिए। ये सब ऐसे हुआ। कहते कहते वो 1 इंच और पास आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि लॉर्ड एज़र फायर, मोल्टन रिवर खत्म होने वाला है और फायरी प्रिजन सिटी भी संकट में है। आपका अधीनस्थ दुश्मन की बढ़त रोकने के लिए तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने को तैयार है। कैंग ह्यूलियो का ध्यान फिर उसी पर आया। उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी और उसने पूछा कि तुम क्या करने वाले हो? फायर डीमन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उसी पल दूर गुंबद की छाया में खड़े झंगी ने करवट लेकर फायर डीमन की ओर देखा। रवाना होने से पहले उसने फायर डीमन को एक छोटी सी सिरिंज दी थी और कहा था कि कंपाउंड 15 हमारी सेना का सबसे उच्च स्तरीय स्टिम्युलेंट है। यह तुम्हारी सारी क्षमता खोल देगा और पल भर में ताकत बढ़ा देगा, लेकिन इसकी कीमत मौत है। फायर डीमन ने बिना जिद के उसे स्वीकार किया और कहा कि अगर मेरे स्वामी मुझे तलवार बनाना चाहते हैं तो मैं तलवार बनूंगा। अगर तलवार रास्ता न काट सके तो मैं बिजली बनकर दुश्मन के साथ ही नष्ट हो जाऊंगा। झंग यी ने सिर हिलाकर कहा कि बहुत अच्छा। अब बिजली गिर चुकी थी। फायर डीमन ने अचानक हाथ उठाया और उसकी उंगलियों पर लाल रोशनी फटकर चकाचौंध करती सफेद लौ बन गई। वो जलते हुए भाले की तरह कैंग ह्यूलियो के सीने पर मौजूद आग के पंखों में घुस गया। उसके शरीर में मौजूद सैन्य स्तरीय स्टिम्युलेंट उसी पल फूट पड़ा। उसकी जिंदगी और क्षमता दोनों जल उठीं। जीवन और शक्तियां 2 उफनती धाराओं की तरह एक साथ उमड़ी, अपने ही शरीर को जलाकर रक्षा करने वाली ठंडी लपटों को चीरती हुई सीने के कवच के बीच जा टकराई। उस समय कैंग ह्यूलियो उथल पुथल में था। वो सोच रहा था कि रोंगे की मदद करे या नहीं, और इतने बड़े संकट में झुरोंग क्लैन की सभ्यता को बचा पाएगा या नहीं। इसलिए सामने खड़े फायर डीमन के अचानक हमले के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं था। दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर से भी कम थी, जो अपनी जीवन शक्ति जला रहे स्तर के सुपरह्यूमन के लिए लगभग कुछ भी नहीं थी। तापमान अचानक चरम पर पहुंच गया और दहकती सफेद आग सीधे कैंग ह्यूलियो के सीने पर जा लगी। एक भयानक धमाका हुआ। सिटी टावर गूंज उठा, जैसे धरती के केंद्र पर बिजली गिर गई हो।
कैंग ह्यूलियो के सीने के आग वाले पंखों में एक काली दरार फट गई और उसी रेखा के साथ ठंडी लपटें उखड़ गई। फायर डीमन की आकृति तेज सफेद रोशनी में बदल गई, जिसमें टूटी हड्डियां, भाप बनता खून और राख होती जिंदगी समा गई। एक ही वार में उसने अपना सब कुछ पिघला दिया और वो पूरी तरह राख बन गया। कुछ भी पीछे नहीं बचा। कैंग ह्यूलियो ने कराहते हुए आधा कदम पीछे लिया। उसके घुटनों के नीचे की चट्टानें कई गहरी दरारों में सिकुड़ गई। उसने नीचे देखा। उसका कवच बीच से धंस गया था। दिल की रक्षा करने वाली फायर वेन पल भर को टूट गई थी और उसकी सांस जैसे अटक गई थी। पहली बार उसकी आंखों में सच्चा झटका दिखाई दिया। ये झटका और भीषण गुस्से से मिला हुआ था, क्योंकि उसे अपने ही लोगों ने अपनी जान देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यान्यू सिटी में अपने ही लोग इतने नजदीक से उसे इतनी भारी चोट पहुंचा देंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले ने इतना शुद्ध और लगभग बर्बर तरीका अपनाया था। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट